तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैकेज मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट पैकेज मैनेजमेंट। पैकेज मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे पैकेज मैनेजर्स बनाते हैं, ये डिस्कस करेंगे आज। सो लेट मी शो यू हियर। पैकेज मैनेजमेंट क्या होता है? पैकेज मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग द फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर। ठीक है, पैकेज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसको यूज करके आप फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर को अपना सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो। आप अगर अपना सिस्टम पे कुछ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हो तो यू हैव टू गो विथ पैकेज मैनेजमेंट। ठीक है, पैकेज मैनेजमेंट क्या होता है? आप लोग जैसे आपका विंडोज में, जस्ट लाइक योर विंडोज विंडोज में क्या होता है कि हम लोग को अगर कोई फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है तो हम लोग उसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल पैनल, है ना। कंट्रोल पैनल के अंदर में हम लोग को मिलता है পুরা इसका विंडो। আমি এখানে একটা নোটসটা একটু দিয়ে দিই, দাঁড়াও এক মিনিট। ठीक है, देखो ध्यान से इधर। सो इफ आई टॉक अबाउट पैकेज मैनेजमेंट, सो पैकेज मैनेजमेंट इज ए टेक्नोलॉजी टू मैनेज फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर। ठीक है, फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर मतलब जो एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही मेरा ओएस के अंदर में प्रेजेंट रहता है। मतलब जस्ट लाइक इफ यू गो टू कंट्रोल पैनल, एक्चुअली टू गो टू appwiz.cpl, तो यहाँ पे आपको विंडोज में ये विंडोज फीचर्स आपको दिख रहे हैं। कैन यू सी दिस एवरीवन? ये यस विंडोज सर। आपको दिख रहा है ना? यस सर। तो ये जो विंडोज फीचर है, देखो ये विंडोज फीचर्स आर नॉट इंस्टॉल्ड आफ्टर आई हैव। ওই এটা সিস্টেমটা বড় ডিসপ্লেতে আসছে না লাইভ। উইন্ডো পি প্রেস করো, ডুপ্লিকেট করবে। নরমালি লাইভ টিভি করলে হবে না? লাইভ টিভি করলে দেখাচ্ছে এইচডিএমআই কানেক্ট। আচ্ছা এক মিনিট একটু দাঁড়াও, হ্যাঁ একটা মিনিট দাঁড়াও, আমি এক মিনিট। लेट्स कंटिन्यू। अंकन गुड मॉर्निंग। तो देखो ये आपका जो विंडोज का कंट्रोल पैनल होता है, इसके अंदर में ये जो सॉफ्टवेयर सारे आपको दिख रहा है ना, ये सारे एप्लीकेशंस है। लाइक डॉटनेट फ्रेमवर्क, हाँ, डेटा सेंटर ब्रिजिंग, डिवाइस लॉकडाउन, गार्डेड, हाइपर-वी, आईआईएस, हाँ, तारे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ये सब चीजें, सर्विसेज फॉर एनएफएस, हाँ, प्रिंटर डॉक्यूमेंट सर्विसेज, टेलनेट, टीएफटीपी, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही आया था, राइट। आपको ये सबको अलग से इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है, मतलब इसको अलग से सिस्टम के अंदर लाने का जरूरत नहीं है। इट इज देयर व्हेन यू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे एप्लीकेशंस को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशंस। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट फर्स्ट फर्स्ट पार्टी। पार्ट एप्लीकेशन। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। वो आपको कहाँ पे दिखेगा? वो आपको कंट्रोल पैनल में ये जगह पे दिखेगा, जिसको आपने बाहर से इंस्टॉल किया, लाइक एडोब एक्रोबैट रीडर, एंड्रॉइड स्टूडियो, सिस्को पैकेट ट्रेसर, DFC++, फॉक्सी रीडर। ये मैं यूज करता हूँ, फॉक्सी रीडर फॉर पीडीएफ, GNS3, गूगल क्रोम, ये एक लिब्रे ऑफिस। ये सब कुछ आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के साथ में ही आपको नहीं मिलता है। इफ यू वांट टू यूज देम टू नेविगेट टू देयर रेस्पेक्टिव वेबसाइट, आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, देन यू कैन यूज इट। Okay, so these applications are called as what? First party softwares or first party applications. Am I clear? Yes or no? यस सर। So in Linux also there are some first party applications and also you have some third party applications. First party applications operating system के साथ में ही आता है and third party applications आपको उसका particular website से डाउनलोड करना पड़ेगा। करेक्ट है? Yes or no? इतना दूर क्लियर है? यस तो सर। अगर यस सर। अगर हम लोग अपना सिस्टम पे फर्स्ट पार्टी, ये पैकेज मैनेजमेंट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर्स। क्या डिस्कस करेंगे? विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर्स। फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में प्रेजेंट तो है लेकिन इंस्टॉल्ड नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में प्रेजेंट है लेकिन इंस्टॉल्ड नहीं है। इफ यू वांट टू इंस्टॉल इट यू हैव टू use some package management to install it। अच्छा, এবার প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট বারবার বলছি। व्हाट इज पैकेज मैनेजमेंट? पैकेज मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर, एक ऐसा
आप बोल सकते हो ऐसा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके आप कोई भी एप्लीकेशन को अपना सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो। जस्ट लाइक कंट्रोल पैनल, हमारे पास में हमको कोई भी एप्लीकेशन फर्स्ट पार्टी अगर इंस्टॉल करना है जो कि ओएस के साथ में अवेलेबल है, उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ता है, उसमें विंडोज फीचर्स में जाना पड़ता है, देन आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। लेट मी शो यू दिस। यहाँ पे देखो कंट्रोल पैनल में हम गए, यहाँ पे विंडोज फीचर्स में आप जाते हो। सपोज करो आपको ये TFTP क्लाइंट इंस्टॉल करना है, सो यू हैव टू चेक दिस एंड देन यू हैव टू ओके, एंड आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। ये देखो इंस्टॉलेशन हो रहा है। दिस इज द प्रोसेस हाउ विंडोज वर्क्स, राइट। कि कंट्रोल पैनल पहले से सिस्टम पे रहता है, आपको उस कंट्रोल पैनल के पास जाना होगा, ठीक है। देखो ये मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। नाउ अगर यही चीज आप लिनक्स प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हो, सो आई नीड कंट्रोल पैनल लाइक थिंग दैट इज कॉल्ड एज पैकेज मैनेजर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? व्हाट वी कॉल इट पैकेज मैनेजर। सो हमारे पास जैसे विंडोज में एक ही पैकेज मैनेजर है दैट इज कंट्रोल पैनल या एप्लीकेशन विजार्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, लिनक्स प्लेटफॉर्म पे वी हैव दिस काइंड ऑफ पैकेज मैनेजमेंट एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन। आप जानते हो कि विंडोज का ओनली एंड ओनली डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रोसॉफ्ट है, दैट्स वाई उसका उतना ज्यादा फ्लेवर्स अवेलेबल नहीं है। बट लिनक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्ट्रो बोलते हैं हम लोग इसको, डिस्ट्रो। तो इस डिस्ट्रो अवेलेबल है एंड डिस्ट्रो के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग पैकेज मैनेजर होता है। मींस अगर रेड हैट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो, जो एप्लीकेशन या जो मैनेजर सॉफ्टवेयर यूज करके आप पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेंगे, उबंटू में वो यूज नहीं होगा, या सूस लिनक्स में वो यूज नहीं होगा, आर्च लिनक्स में वो यूज नहीं होगा, यूनिक्स में वो यूज नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन वी आर यूजिंग ऑन विच बाई आप पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हो। अगर आप अपना पैकेज को रेड हैट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहते हो, तो जो एप्लीकेशन या जो मैनेजर सॉफ्टवेयर को यूज करके आप पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, अगर यही सेम टू सेम पैकेज आप उबंटू में इंस्टॉल करते हो, काली लिनक्स में इंस्टॉल करते हो, तो इट विल बी एंटायरली डिफरेंट। जस्ट पैकेज मैनेजर विल बी डिफरेंट। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं FTP सर्विस को इंस्टॉल करता हूँ लिनक्स में, रेड हैट लिनक्स में, तो हम लोग लिखेंगे याम इंस्टॉल FTP। बट इसी को अगर हम लोग काली लिनक्स में इंस्टॉल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे apt get FTP। तो कमांड क्यों डिफरेंट है? बिकॉज पैकेज मैनेजर्स आर डिफरेंट, ठीक है। ये विंडोज में नहीं है। विंडोज में ओनली देयर इज सिंगल कंपनी हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज का फ्लेवर अलग है। But if we talk about Linux, there are open source, means there are lots of companies have Linux, and as per their process आपको उसका पर्टिकुलर पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। Am I clear? Are you getting my point? Hello everybody. Yes, sir. बाकी लोग को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. बुझते पारছো तो? सो अगर हम लोग रेड हैट, सेंटोस या फिर फेडोरा, ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। इफ आई यूज रेड हैट, इफ आई यूज सेंटोस, इफ आई यूज फेडोरा, तो पैकेज मैनेजर सॉफ्टवेयर का नाम है RPM। बहुत पहले था, आज के दिन में RPM का कोई यूज नहीं है। देन यम एंड देन DNF। DNF इज द लेटेस्ट वन इन फ्रॉम रेल 8। आप यम भी यूज कर सकते हो, आप RPM भी यूज कर सकते हो, तीनों ही यूज कर सकते हो करंट OS में। बट इंडस्ट्री एग्जाम के टाइम पे आपको DNF इंस्टॉल यूज करना पड़ेगा। रियल टाइम इंडस्ट्री में आप याम या DNF में से दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट इन ऑल देयर RPM इज ऑब्सोलीट। RPM आज के दिन में यूज नहीं होता। लेकिन अगर आप डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाते हो, डेबियन बेस्ड मतलब लिनक्स मिंट, उबंटू, काली, पैरोट, रॉकी, ये सब लिनक्स जो है, इसमें APT करके, APT इज द पैकेज मैनेजर, एप्ट या APT बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अगर आप सूस लिनक्स यूज करते हो, सूस लिनक्स इज मेनली यूज्ड इन यूरोपियन कंट्रीज। सूस लिनक्स का ज़ाइप करके, ZYPP करके एक पैकेज मैनेजर है, इसको यूज किया जाता है। आर्च लिनक्स यूज करते हो तो पैकमैन बोल के एक तो पैकेज मैनेजर सॉफ्ट माने पैकेज मैनेजर है। एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे PKG SRC करके एक पैकेज मैनेजर होता है। तो डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन योर कंपनी इज यूजिंग, आपको उसके रिलेटेड इंस्टॉल करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? यस और नो?
इसको इंस्टॉल क्यों करें सर। इसका काम क्या है किसका? सर? आरपीएम का सर। आरबीएम का काम यही है, अगर तुम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो तो जैसे इसको कि एमएस ऑफिस वर्ड ऐसे सर। नहीं, ये तो थर्ड पार्टी है, मैं फर्स्ट पार्टी का बात कर रहा हूँ। जस्ट लाइक एफटीपी सर्वर, हाँ, लाइक वेब सर्वर, जो कि तुम्हारा सिस्टम के अंदर में ही पहले से रहता है बट Yes. इंस्टॉल नहीं रहता है। जैसे कंट्रोल पैनल में तुम टेलनेट क्लाइंट एनेबल करते हो, जस्ट ले सर्वर मैनेजर पे तुम एडीडीएस रोल इंस्टॉल करते हो, Yes, sir. सेम अगर आप वही करना चाहते हो, इफ यू वांट टू डू दैट द सेम थिंग इन लिनक्स, तो आपको पैकेज मैनेजर का जरूरत होगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There are three package manager software as we are learning Red Hat. So हम लोग इन तीनों पैकेज मैनेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज आरपीएम, सेकंड वन इज YAML एंड थर्ड वन इज DNF। आरपीएम का फुल फॉर्म रेड हैट पैकेज मैनेजर है। ये ओल्डेस्ट पैकेज मैनेजर सॉफ्टवेयर है। इसका डिपेंडेंसीज रिजॉल्व नहीं कर सकता है। डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं कर सकता है मतलब, सोचो यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज देखो, जैसे सोचो आई वांट टू इंस्टॉल ए पैकेज कॉल्ड a.rpm, ठीक है, मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है a.rpm, ठीक है, क्या है नाम? a.rpm। अभी ये जो a.rpm पैकेज है, इस a.rpm पैकेज को अगर इंस्टॉल करना है तो इसका कुछ रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट है मतलब कि रिक्वायरमेंट ये है कि ये इंस्टॉल करने के लिए आपको b.rpm एंड से c.rpm पहले से होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप सोचो कि आप अगर एडीडीएस इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर आप कोई भी राउटर में राउटिंग करना चाहते हो तो उसके पहले आईपी एड्रेस देना पड़ता है। बिफोर आईपी एड्रेसिंग आप तो राउटिंग नहीं कर सकते। किसको राउटिंग करोगे? आईपी एड्रेस तो नहीं है कि नहीं? तो a.rpm जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट मेजर पैकेज। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं वी कॉल इट मेजर पैकेज। मेजर पैकेज जिसको आप एक्चुअल में इंस्टॉल करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड एज मेजर पैकेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वी कॉल इट मेजर पैकेज। बट इस मेजर पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको ये दोनों पैकेज का जरूरत होगा, माने b.rpm एंड c.rpm, ये दोनों का जरूरत होगा। तो हम लोग ये b.rpm और c.rpm को हम लोग लिनक्स का लैंग्वेज में बोलते हैं, वी कॉल इट डिपेंडेंसी पैकेजेस। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डिपेंडेंसी पैकेजेस। डिपेंडेंसी मतलब a.rpm पैकेज इज डिपेंडेंट ऑन b.rpm एंड c.rpm। अगर ये दोनों इंस्टॉल नहीं है पहले से तो a.rpm पैकेज इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, सर एक Yes, बार और sir. पढ़िए, समझ में नहीं आया। सोचो, जस्ट टेकिंग एग्जांपल हियर, सोचो आई वांट टू ऐसा सोचो ऐसे कि मेरा एक सिस्टम है जिसमें मैं एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना चाहता हूँ। आई वांट टू इंस्टॉल एमएस ऑफिस, बट एमएस ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए आपका सिस्टम, सोचो एमएस ऑफिस 2019 इंस्टॉल करना है मुझे, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा? व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट मेजर पैकेज, है ना। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? मेजर पैकेज। ये एक्चुअल में हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? मेजर पैकेज। अभी लेकिन ये वाला इंस्टॉल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। हम लोग बोलते हैं ना जिसको रिक्वायरमेंट्स, क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रिक्वायरमेंट्स, और एक टर्म है दैट इज कॉल्ड प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट्स।
इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट मतलब क्या होता है, वो ऊपर वाला पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए मुझे और क्या क्या चाहिए होगा। तो फर्स्ट थिंग मुझे चाहिए .NET फ्रेमवर्क, ये आपको चाहिए। सेकंड, आपका एटलीस्ट विंडोज 10 अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो विंडोज 10 का 22H2 वाला अपडेट चाहिए। एक अपडेट का नाम है 22H2 अपडेट चाहिए। तो अगर ये दोनों इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपका MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो MS ऑफिस इज नोन एज मेजर पैकेज, एंड ये नीचे का .NET फ्रेमवर्क एंड विंडोज 10 22H2 आर कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल इट डिपेंडेंसी। Dependency package. Yes, we call it dependency packages. Dependency package. सर लिनक्स में सर ये एमएस ऑफिस डाउनलोड हो सकता है क्या? हाँ, MS ऑफिस लिनक्स में क्यों डाउनलोड होगा, लिनक्स के लिए ये है, तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ना, वो इसमें नहीं चलेगा। इसके लिए लिब्रे ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, ये सब है। ऑफिस का काम करना होगा तो उसमें हाँ तो कर लेंगे। सर्वर में कोई ऑफिस का काम तो नहीं करता, वो क्लाइंट ओएस का एप्लीकेशन आता है। लिनक्स का जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो क्लाइंट ओएस है ना, क्लाइंट ओएस में ऑलरेडी ऑफिसेस लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ ही रहता है। इफ यू इंस्टॉल उबंटू या इफ यू इंस्टॉल फेडोरा, उसमें पहले से ही एमएस माने लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ रहता है। ये ऐसा दिखता है लिब्रे ऑफिस, देखो मेरे पास है, मैं यूज करता हूँ। ये वर्ड है, एमएस ऑफिस राइटर, जो हम लोग का एमएस ऑफिस वर्ड है ना, ये ऐसा दिखता है। ये देखो, इट लुक्स लाइक दिस, सेम है, ऑलमोस्ट सेम इज देयर। तो ग्राफिकल है सर, हाँ पूरा ग्राफिकल है सर। हाँ, तो एमएस ऑफिस तो ग्राफिकल ही, एमएस ऑफिस कब से कमांड लाइन होने लगा। तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो सर्वर में हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, सर्वर इज फॉर एप्लीकेशन होस्टिंग ओनली। ओके, सर्वर के थ्रू आप किसी को एप्लीकेशन दो, बट एमएस ऑफिस किसके लिए, एमएस ऑफिस फॉर क्लाइंट, जो एंड यूजर्स है उसके लिए। एंड यूजर तो अपना सिस्टम पे क्लाइंट ओएस चलाएगा ना, जो जिसमें ग्राफिकल रहेगा। ये गलतफहमी है कि लिनक्स ओनली CLI बेस्ड होता है। लिनक्स सर्वर्स आर CLI, but Linux clients OS is having graphics, no problem. Fedora है ग्राफिक्स, उबंटू का ग्राफिक्स आता है, मिंट का ग्राफिक्स आता है, तो ग्राफिक्स है। तो हम लोग यूज नहीं सर्वर के लिए करते। कमांड लाइन सर्वर के लिए कमांड लाइन, यस, जिसमें हम लोग सर्वर इंस्टॉल करेंगे। बोल सकते हो जिसको एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होता है, जिसके थ्रू आप किसी एप्लीकेशन को होस्ट करोगे, किसी को कोई सर्विस दोगे, कोई सर्वर रन करोगे, DNS DHCP अपाचे Nginx कंटेनर, कोई भी टाइप का सर्विस आप होस्ट करना चाहते हो, देन आई नीड द सर्वर। अदरवाइज मैं विंडोज 11 यूज करने का जरूरत ही नहीं है। आई कैन यूज उबंटू, आई कैन यूज फेडोरा, बट पीपल अस वी आर फैमिलियर विथ विंडोज, तो दैट्स व्हाई हम लोग विंडोज यूज करते हैं। अगर आप 6 महीना एक साथ में लिनक्स बेस्ड क्लाइंट ओएस यूज करोगे, आपको अच्छा लगेगा, खराब नहीं है। पहला बात तो डर नहीं है कि भाई ये पैसा लग हमको क्रैक करना पड़ेगा, वो सब कुछ झमेला ही नहीं है। बात मेरा समझ रहे हो। बट हम लोग बचपन से विंडोज चलाते आए हैं, दैट्स व्हाई हम लोग विंडोज को यूज करते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत अच्छा बिजनेस पॉलिसी ये है कि आप अगर कोई भी लैपटॉप लेते हो तो उसमें पहले से ही विंडोज लोड किया हुआ रहता है। बहुत सालों पहले जब हम लोग पहले पहले IT में आए थे, उस टाइम पे लैपटॉप मिलता था डॉस बेस्ड। डेल का लैपटॉप में उबंटू इंस्टॉल किया हुआ आता था। उन दिनों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल मिलता था, बट वो ऑप्शनल था। अगर आप बोलोगे तो आपका लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल करके देगा। माने लैपटॉप के साथ में विंडोज नहीं आता था, आपको इंस्टॉल करवा लेना पड़ता। दुकान में एक तो IT का लोग था, जो लैपटॉप का दुकान से आप लैपटॉप लेते, उसमें बंदा रहता है जिसका काम ही है बैठ के इंस्टॉल करके एप्लीकेशन डाल देना। जो भी लैपटॉप खरीद लिया, अच्छा उसके पास दे दो, अभी वो बैठ के इंस्टॉल करेगा, आपका गूगल क्रोम इंस्टॉल करके देगा, जो जो एप्लीकेशन। उसके पास एक पैकेज, एक पेन ड्राइव रहता है, इंस्टॉल फटाफट फटाफट इंस्टॉल करते रहता है। इट वाज ए जॉब रोल, बट करेंटली इट इज नॉट देयर। ये जॉब रोल हट गया, पूरा है ही नहीं। क्यों? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कर दिया है, हर एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ में टाई अप करके OEM टेक्नोलॉजी लाया है। OEM का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप के साथ पहले से ही रहेगा, और उस लॉगिन करना है। खाली लॉगिन करना है, बस लॉगिन करके पासवर्ड दे देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं।
आपको बोलेगा एक आईडी बना लो, बना के लॉगिन कर लो, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। बट ये पहले ऐसा नहीं था। बट वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी फॉर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आप आज भी अपना मनपसंद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। लैपटॉप में नहीं कर लैपटॉप में नहीं कर सकते हैं, लैपटॉप में हम बिल्कुल नहीं कर सकते। सकते वर्चुअल मशीन खाली वर्चुअल मशीन में बनाओ, वर्चुअल मशीन में काम करो, ये कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू इंस्टॉल लिनक्स ऑन द लैपटॉप फिजिकली होगा ना, नहीं होगा, तो लिनक्स में लैपटॉप तो होगा सर, नहीं मिलता है नहीं ना, नहीं मिलता, एकदम नहीं मिलता है। ठीक है, एग्जाम में जो देता है सर, वो तो इंस्टॉल करके देता है ना, वो लाइव ओएस चलाता है पेन ड्राइव में, ईरन बूट जैसा लाइव ओएस बना के डाल देके उसके बूट करवा देता है। जैसे तुम पेन ड्राइव खोल दोगे अपना विंडोज ऑन हो जाएगा। हाँ, मेनली जो एग्जाम के टाइम पे जो सिस्टम्स मिलते हैं नॉर्मली डेस्कटॉप मिलता है। बट मेरा एग्जाम के टाइम पे लैपटॉप मिला था मुझे, क्योंकि उस एग्जाम सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है वो तुमको कैसा डिवाइस देगा, ये तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे को लैपटॉप मिला था, तो उसमें लाइव ओएस पेन ड्राइव लगा हुआ था। मैंने आई अंडरस्टूड दैट। बोलो, हेलो। हाँ, तो पेन ड्राइव लगा हुआ था, उस पेन ड्राइव को जैसे तुम निकाल दोगे वो विंडोज चालू हो जाएगा उसमें वापस। यस, एनीवन वाज आस्किंग एनीथिंग? और कोई पूछ रहा था कोई कुछ? सर OEM अनलॉक करने के बाद भी नहीं होगा, मैं पूछ रहा नेटवर्क इशू की वजह से नहीं होगा, कर रही है। लिनक्स इंस्टॉल नहीं होगा आज के दिन में। तुम हर बार में पायरेटेड में क्यों चले जाते हो? वही हम अनलॉक कर लेंगे, जेल ब्रेक कर लेंगे। कंपनी में ये सब नहीं कर सकते। कंपनी में ऐसा करोगे तो उसी दिन जॉब चला जाएगा। कंपनी पे करता है ओईएम के लिए, बात को समझो। तुम्हारा सिस्टम को सर अपडेट कंपनी का नहीं बोल रहे सर, पर्सनली यूज के लिए बोल रहे थे। पर्सनली भी नहीं करो, पर्सनली तो तुम्हारा और नहीं। कंपनी में हमको जो बोलेगा हम वही करेंगे ना सर, उसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे, करेंगे। मेरे बात समझो। तुम अगर अपना कंपनी कंप्यूटर का भी जेल ब्रेक करते हो ना, दैट सिस्टम स्टॉप्स गेटिंग अपडेट। ये तो अच्छा बात है ही नहीं। कौन सा इंटरनेट के थ्रू क्या वायरस घुसेगा, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, मत करो। तुमको जो भी प्रैक्टिस करना है वर्चुअल में करो, फिजिकल सिस्टम को छुओ भी नहीं, लीव इट। जो तुमको प्रैक्टिस करना है अच्छे से एक रैम लगा के वर्चुअल मशीन बना लो, नहीं करो। और अच्छा बात मैं बोलूं, एक इंस्टेंस ले लो क्लाउड का, उसमें जो करना है करो। मेरे पास तो ऐसा तरीका है, हम तो ऐसा करते हैं ना। मेरे को अगर मेरा ये जो डेस्कटॉप है अभी घर में, वो उसके पहले हम क्या करते थे पता है? एक 16 GB रैम वाला वर्चुअल मशीन क्लाउड से लेते थे, उसके अंदर GNS3 इंस्टॉल करके प्रैक्टिस करके फिर उसको डिलीट कर देते थे। 10-15 रुपया लगता है, खत्म करो, और क्या। बेस्ट है। अगर आपको उतना पैसा नहीं है आपके पास में कि मैं उतना फिजिकल सिस्टम के लिए इन्वेस्ट करूं, बेस्ट चीज एक अच्छा रिसोर्स वाला एक, आप तो वहां पे रैम प्रोसेसर सिलेक्ट कर सकते हो क्लाउड में। आप एक 16 GB रैम वाला सिस्टम ले लो, वर्चुअल मशीन, अभी उसमें इंटरनेट एक्टिवेट रहता ही है। तुमको जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसमें प्रैक्टिकल करके डिलीट कर दो, खत्म। चाहे सिस्टम कितना भी बूढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। कोई मतलब नहीं है, 2 GB रैम इंटरनेट चलने से मतलब है खाली। हाँ। बट वो समझ के करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा खासा बिल आएगा उसका, वो फ्री नहीं है। AWS प्रोवाइड करता है। हाँ, तो लेकिन फ्री थोड़ी है। AWS का जो फ्री टियर अकाउंट है उसमें तुमको 2 ही GB का रैम मिलेगा। ज्यादा लोगे तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन क्या है, पैसा थोड़ा थोड़ा लगता है, ज्यादा नहीं, 10, 15, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया लगता है ऐसे, वो मैनेजेबल है। लेकिन अभी तुमको मैं बोलूंगा 50,000 इन्वेस्ट करके एक सिस्टम लो, दैट इज डिफिकल्ट। ये है बात। तो ये पार्ट क्लियर है। पैकेज मैनेजर क्या होता है? पैकेज मैनेजर रेड में हमको फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देगा। सो इन टुडे वी आर गोइंग टू सी द पैकेज मैनेजर सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या रहता है। अच्छा, फर्स्ट इज कि हम लोग कल माउंट करना सीखे थे। माउंट करना सीखे थे, इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर पैकेजेस कहां पे रहता है मेरा सिस्टम पे पैकेजेस आर केप्ट इन डीवीडी। डीवीडी माने ISO इमेज जो है, उसके अंदर में सारे के सारे पैकेजेस रहता है। तो चलो डीवीडी को माउंट करके देखते हैं कहां पे पैकेजेस है। ठीक है, तो दिस इज माय सिस्टम, लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस। कल जिस सर हम लेबल माउंटिंग करने का कोशिश किए सर, हुआ नहीं सर हमसे। क्या? लेबल माउंटिंग बोले ना साफ करने के लिए, हाँ, नहीं हो रहा था सर। मेरा तो हो जाता है। तो एक बार बता दीजिए ना। करो, 2-3 बार ट्राई करो।
इतना जल्दी नहीं बताएंगे, करो ना, तुम करके फंस सर जाओ। 2-3 घंटा बैठ के प्रैक्टिस किया था, नहीं हुआ था, पूछ रहे थे। हम हमको पूछना चाहिए था। देखो ठीक है, दिखा देंगे। अच्छा, यहाँ पे डिवाइस में जाना है, ऑप्टिकल ड्राइव में जाना है, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का आईएसओ सिलेक्ट करना है। ये डीवीडी आपका वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट हो गया। VMware पे कैसे करना है? अगर आप VMware में करते हो ये चीज, डीवीडी कनेक्ट करने वाला ऑप्शन क्या है? सोचो कि ये आपका एक वर्चुअल मशीन है, पहले ऑन कर लेना। इसके ऊपर ऐसे आप राइट क्लिक करते हो, करके सेटिंग्स में जाओगे, जाके यहाँ पे CD DVD ऑप्शन मिलेगा, ये रहा। यहाँ पे आईएसओ इमेज को सिलेक्ट करके जस्ट कनेक्टेड को चेक कर देना। ये ऑफ रहेगा, ये ऐसा रहेगा हाल में। आपको खाली क्या करना है, इसको चेक लगा के यहाँ पे ओके कर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। वन चेक कर रहे हैं। अनचेक रहता है, चेक करना है, ठीक है। जब सर सर्वर में काम होता है तब उस वक्त कौन सा सिस्टम दिया जाए? हाँ? उस वक्त कौन सा सिस्टम दिया जाए? कौन सा सिस्टम मतलब? लैपटॉप या डेस्कटॉप, लिनक्स? मतलब सर्वर होस्टिंग के लिए तो मेन फ्रेम सर्वर रहेगा, डेटा सेंटर में रैक सर्वर से रहता है। लैपटॉप पे तो तुम एक्सेस करोगे, तुम्हारे सिस्टम पे विंडोज और लिनक्स तो कोई फायदा नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। एक्सेस तो तुम उसको नहीं करोगे, एक्सेस तुम सर्वर को करोगे SSH के यूज करके। तुमको विंडोज मिले, लैपटॉप डेस्कटॉप मिले, लैपटॉप मिले, कुछ फायदा नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। विंडोज में से तुमको मैंने SSH करना सिखा दिया है, वो लिनक्स में से भी SSH करना सिखा दिया है। सर्वर तो डेटा सेंटर पे रहेगा, तुमको उसको एक्सेस करना है खाली। हम लोग सीख रहे हैं कि सर्वर बनाना कैसे है। तो रहेगा डेटा सेंटर पे, OS इंस्टॉल हो जाएगा फिजिकली, उसके ऊपर में तुमको 1 बाय 1 काम करना है, IP देख के SSH को ऑन करके तुमको छोड़ देना है। अभी उसको रिमोट एक्सेस करेंगे और उसमें जो जो कॉन्फ़िगरेशन लगेगा वो करना पड़ेगा। देखो तो कौन सा कमांड यूज करके हम लोग चेक करेंगे मेरा डीवीडी कनेक्ट हुआ है कि नहीं? कमांड इज BLK ID। क्या कमांड है? BLK ID। ये देखो कहाँ पे दिखेगा आपको, लेट मी शो यू। ये देखो यहाँ पे dev SR0 वाला लाइन ध्यान करो। कैन यू सी दिस लाइन? dev SR0, ये सुनो, ये है आपका डीवीडी ड्राइव का नाम, ठीक है। ये है आपका डीवीडी ड्राइव का नाम। इसके साथ में देखो एक लेबल है, कैन यू सी दिस लेबल? देखो ISO इमेज का नाम है रेल 9.91 बेस OS, है ना। टाइप में देखो क्या है, ये ISO 9660, ये ISO इमेज है। दैट मीन्स ये डीवीडी ड्राइव के अंदर में ये ISO इमेज कनेक्ट हो चुका है। इज इट क्लियर? इस डीवीडी ड्राइव के अंदर में ये ISO इमेज कनेक्ट हो चुका है। अभी कनेक्ट होने से तो आपको पता है, ड्राइव बनने से ही आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू, बोलो क्या करना पड़ेगा? फाइल सिस्टम सर। अरे ना, फाइल सिस्टम রয়েছে, माउंट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा सर। চেঁচামেচি করলে হবে तो इसको माउंट करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बार इसका IP चेक कर लेते हैं। इट इज 192.168.56.102। लेट मी कनेक्ट इट फ्रॉम द फिजिकल सिस्टम सो दैट आई कैन शो यू प्रॉपर्ली। तो एकदम छोटा छोटा दिख रहा है। is 192.168.56.102 student data।
एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन ना? अभी दिख रहा है सबको मेरा स्क्रीन? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अच्छा, चलो रूट में चलते हैं। SU स्पेस माइनस, देखो आई एम कनेक्टेड टू रूट, मैं रूट में आ गया हूं। अभी आपको देखना है, चलो BL के आईडी से आप देख सकते हो डेव SR0 में आपका DVD कनेक्टेड है, हाँ या ना? एक और कमांड से भी देख सकते हो, कमांड इज DF माइनस TH। इसमें नहीं दिखेगा, ये मिनिमल इंस्टॉलेशन है तो इसमें नहीं दिखेगा। ग्राफिकल अगर होता तो यहाँ पे भी दिखता। तो आप लोग BL के आईडी कमांड ही यूज करना, ठीक है? ये डेव SR0 दिखेगा अलॉन्ग विथ आपको ISO इमेज भी कनेक्टेड दिखेगा। अच्छा, ISO इमेजेस को अपना सिस्टम पे कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 माउंट पॉइंट पहले से ही रहता है। आप अगर चाहोगे तो आप फोल्डर बना के इसको माउंट कर सकते हो, लेकिन सिस्टम के अंदर में पहले से 2 माउंट पॉइंट माने 2 फोल्डर रहता ही है ये DVD को कनेक्ट करने के लिए। क्या क्या नाम है? एक का नाम है मीडिया, एक का नाम है MNT। एक का नाम है क्या? मीडिया, एक का नाम है MNT। MNT माउंट, MNT देखो, माउंट डेव SR0, इसको माउंट करना है कहां पे? सपोज मैंने /MNT में माउंट किया तो माउंट हो गया। अभी आप इस DVD के अंदर में जो भी MNT के अंदर में दिखेगा तो ls/MNT, कैन यू सी ऑल द पैकेजेस, ये सब कुछ अवेलेबल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO के अंदर में। अब बोलोगे सर इतना पैकेज कहाँ पे है? ये जो पैकेजेस है ना, ये दोनों फोल्डर के अंदर है। एक का नाम है एपस्ट्रीम, एक का नाम है बेस OS। क्या नाम है? एक का नाम है एपस्ट्रीम, एक का नाम है बेस OS। बेस OS के अंदर में क्या रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने के लिए जो यूटिलिटीज चाहिए, माने कोर ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेजेस आर स्टोर्ड इनसाइड बेस OS, whereas the applications utilities, हजारों एप्लीकेशंस अगर आप चाहिए तो आपका वो रहता है ऐप स्ट्रीम के अंदर में। तो ऐप स्ट्रीम के अंदर में क्या रहता है? ऐप स्ट्रीम के अंदर में सारे एप्लीकेशंस रहता है, और बेस OS के अंदर क्या रहता है? पैकेजेस रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए जो पैकेजेस चाहिए वो बेस OS के अंदर में रहता है, और एप्लीकेशन को चलाने, एप्लीकेशंस कहां पे रहता है? एप्लीकेशंस आर स्टोर्ड इन ऐप स्ट्रीम। एम आई क्लियर? तो अगर हम लोग ऐप स्ट्रीम के अंदर देखते हैं, लेट से चलो ls/MNT ऐप स्ट्रीम का A कैपिटल ध्यान रखना। देखो इसके अंदर में पैकेजेस बोल के एक तो फोल्डर है। यस, हम लोग इस पैकेजेस के अंदर चल लेते हैं। सी दीज आर ऑल पैकेजेस, ये ऑल सारे के सारे पैकेजेस है। क्या है ये सारे पैकेजेस है। इसमें से एक भी इंस्टॉल्ड नहीं है, इसमें से एक भी पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन इंस्टॉल इट। ठीक है, इसको इंस्टॉल, आप एक भी इंस्टॉल्ड नहीं है, इफ यू वांट टू इंस्टॉल यू कैन इंस्टॉल इट। कहां से इंस्टॉल करेंगे? DVD से। लेकिन एवरी टाइम आप इस DVD से पैकेज जब इंस्टॉल करोगे, देयर इज ए सिंपल एंड स्मॉल प्रॉब्लम हियर। क्या प्रॉब्लम है? पहला बात तो ये है कि आपको हर वक्त ISO इमेज नहीं मिलेगा, ठीक है, और सर्वर में आप जो सो चीजें कॉपी भी नहीं कर पाओगे, या DVD भी डायरेक्ट सर्वर में आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसी जगह पे आपको चाहिए होगा एक पैकेज मैनेजर जो आपका इस पैकेजेस को अपना सिस्टम पे इंस्टॉल करके देगा। सो कौन से पैकेज मैनेजर का मैंने नाम बताया? मैंने बताया RPM का नाम, मैंने बताया YUM का नाम, और मैंने बताया DNF का नाम। एम आई क्लियर? एक का नाम है RPM, एक का नाम है YUM, एक का नाम है DNF। क्लियर? एक का नाम है YUM, एक का नाम है RPM, और एक का नाम है DNF। ठीक है, RPM is the oldest package manager software in Red Hat। Red Hat का सबसे ओल्डेस्ट पैकेज मैनेजर सॉफ्टवेयर कौन है? इट इज RPM। RPM का फुल फॉर्म इज Red Hat पैकेज मैनेजर। प्रॉब्लम क्या है इसका? ये डिपेंडेंसी फाइंड आउट नहीं कर सकता। सोचो, A पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए मुझे B, C और D पैकेज का जरूरत है। RPM is unable to find out B, C and D। You have to know कि ये पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए साथ में और क्या क्या चाहिए।
एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, क्योंकि कभी कभी ये जो लिस्ट ऑफ पैकेजेस रिक्वायर्ड है ये 50-60 भी हो सकता है। अब 50 पैकेजेस का नाम याद रखोगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। सोच के देखो, सोचो कि मैंने HTTP पैकेज को इंस्टॉल किया, HTTP माने IIS है ना, वेब सर्विस मुझे अगर इंस्टॉल करना है, तो वेब सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए आपको जो पैकेज का जरूरत होगा वो पैकेज इस HTTP, लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए इसका बैकग्राउंड पे और 30-40 पैकेजेस चाहिए होगा, जो पैकेज RPM फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना होगा? पहले उन 40 पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन HTTP सर्विस इंस्टॉल होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप कितना याद रखोगे, कितना लिख के रखोगे? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो RPM का फेलियर ये जगह पे है कि RPM पैकेज तो जल्दी से इंस्टॉल कर देगा। किसके लिए है RPM? RPM वो सबके लिए है जिसका डिपेंडेंसी नहीं है। जिसका क्या है? डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी मतलब एसोसिएट पैकेजेस आपको नहीं चाहिए, पैकेज अकेला इंस्टॉल हो जाएगा। एग्जाम्पल इज FTP पैकेज। FTP का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, उसको बोलोगे इंस्टॉल करने को, RPM इंस्टॉल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पैकेजेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मतलब उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ अलग अलग पैकेजेस का जरूरत है, वही जगह पे RPM इज द फेलियर, RPM नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? हाँ या ना? हेलो एवरीबॉडी, क्या आप Yes, sir. Yes. RPM यूज करके कैसे इंस्टॉल करना है? कमांड इज RPM माइनस IVH, I फॉर इंस्टॉल, V फॉर वर्बोस, H फॉर ह्यूमन रीडेबल प्रिंट है, I फॉर इंस्टॉल, V फॉर वर्बोस एंड H হচ্ছে फॉर आउटपुट बा ह्यूमन रीडेबल करके आपको दिखाएगा। क्या इंस्टॉल करना है? FTP। लेकिन FTP पैकेज कहां पे है? आपने DBT माउंट किया है MNT के अंदर। MNT के अंदर क्या है? एपस्ट्रीम। एपस्ट्रीम के अंदर क्या है? पैकेज। पैकेज के अंदर BSFTPD। BSFTPD का फुल फॉर्म वेरी सिक्योर FTP डेमन। हाँ, वेरी सिक्योर FTP, FTP सर्विस का लिनक्स में ये नाम है BSFTPD। आप टैब प्रेस करोगे ये नंबर जितना आ जाएगा। अब BSFTP लिख के टैब मारो, बाकी आ जाएगा, आपको याद रखना नहीं है। आप अगर इसको इंस्टॉल करते हो, देखो ये इंस्टॉल हो गया, इसके लिए कोई पैकेजेस का जरूरत नहीं है, तो इसके लिए RPM ठीक है। लेकिन अगर आप RPM को बोलते हो कि भाई RPM तुम हमको इंस्टॉल करके दो MNT के अंदर से एपस्ट्रीम के अंदर पैकेजेस के अंदर में HTTPD ये पैकेज को इंस्टॉल करो, वो क्या बोलेगा देखो। बोलते ऐसा कोई फाइल ही नहीं है। क्यों? अच्छा चलो हम लोग और एक पैकेज देखते हैं। तो जो काप्स पैकेज एक है, काप्स का सपोज मैं काप्स क्लाइंट इंस्टॉल करना चाहता हूं, क्या बोल रहा है देखो। अब जस्ट ये लाइन को देखो, एरर, एरर दिख रहा है आपको? क्या बोल रहा है? फेल्ड डिपेंडेंसी, काप्स लीव्स इक्वल टू ये वाला इज नीडेड बाय काप्स क्लाइंट। तो ये जो पहला वाला पैकेज है, ये इसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंसी, और ये है आपका मेजर पैकेज। ये आपको सीधे सीधे बोल दिया इज नीडेड, मतलब पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आपका ये इंस्टॉल होगा। ठीक है, देखो एक और है, लीव काप्स so.2 इज नीडेड बाय काप्स। सो ये दोनों आर द डिपेंडेंसी पैकेजेस। ओरिजिनल पैकेज कौन सा है? ओरिजिनल पैकेज आपका या मेजर पैकेज आपका ये वाला है। ये जगह पे RPM फेलियर है, बिकॉज ये देख तो सकता है कि क्या क्या डिपेंडेंसी है, बट ये डिपेंडेंसी को इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। ये आपको एक लिस्ट बना के दे देगा, आपको 1 by 1 इंस्टॉल करना होगा, देन आपका ये काप्स पैकेज या देन आपका वो मेजर पैकेज इंस्टॉल होगा। तो इसको करना कैसे है? एक लॉन्ग प्रोसेस है, RPM माइनस IVH। इसको क्या करो, इसको कॉपी कर लो, ये वाला जो है इसको कॉपी करके अब यहाँ पे पेस्ट कर लो। इसको पहले कहाँ पे है ये बोलना पड़ेगा, MNT के अंदर
अपस्ट्रीम के अंदर, पैकेजेस के अंदर। बोलছে ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो पैकेजेस के अंदर ऊपर वाला देखते हैं, कप्स हाइफन लिप्स, नहीं है पैकेज। क्यों नहीं है? बिकॉज आरपीएम संभाल ही नहीं पा रहा है ये क्या है, नहीं हो रहा है। इसी जगह पे मुझे एक ऐसा पैकेज मैनेजमेंट का जरूरत होगा जो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी को सर्च भी कर लेगा एंड सर्च करने के बाद उसको अपना सिस्टम पे इंस्टॉल भी कर ले। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? या Yes, sir. यस सर। বাকিরা বুঝতে পারছো? দুজন বুঝতে পেরেছে খালি। ইজ ইট ক্লিয়ার টু? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যালো বল। স্যার। হ্যাঁ স্যার। স্যার বলছি ওইটার মধ্যে ডিপেন্ডেন্সিটা নেই বলে হয়নি নাকি লিভ কাপসটা নেই বলে হয়নি আরপিএম এ? ডিপেন্ডেন্সি গুলোকে আগে ইনস্টল করতে গেলে ডিপেন্ডেন্সিরও ডিপেন্ডেন্সি থাকে, আচ্ছা ঠিক আছে? এইগুলো পারে না আরপিএম এত কমপ্লেক্স প্যাকেজ ইনস্টল করতে। আরপিএম কে আচ্ছা ফরওয়ার্ড প্যাকেজ ইনস্টল করতে বলবে ও করে দেবে, যেমন এফটিপিটা করলো। बट আচ্ছা স্যার। पैकेज जो कि आपका डिपेंडेंसी के साथ होगा, आरपीएम इज अनेबल टू इंस्टॉल दैट, आरपीएम उसको इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? ওকে স্যার ওকে। तो इसी जगह पे हम लोग का जो न्यू पैकेज मैनेजर सॉफ्टवेयर है दैट इज YAM या फिर DNF, आप बोल सकते हो YAM या फिर DNF इज वेरी, क्या बोल सकते हैं, या DNF, ये दोनों बहुत एफिशिएंट है टू इंस्टॉल दोज डिपेंडेंसीज अलोंग विद द मेजर पैकेज। अगर आप YAM को बोलते हो कि भाई YAM तुम एक काम करो, तुम मुझे HTTP पैकेज को इंस्टॉल करके दो, YAM बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हम कर लेंगे। तो YAM पहले क्या करेगा, वो डिपेंडेंसी को सर्च करेगा कि कौन कौन सा पैकेजेस चाहिए मुझे अगर HTTP सर्विस इंस्टॉल करना है तो वो सर्च कर लेगा, उसको पता भी चल जाएगा क्या क्या पैकेजेस है। पहले वो ऑल अदर पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा, देन वो HTTP को भी इंस्टॉल कर लेगा यूजिंग सिंगल कमांड ओनली। आपको लिखना YAM इंस्टॉल HTTPD, रेस्ट ऑफ द जॉब इज डन बाय YAM। बोलो। बोल रहे सर कि आरपीएम और यम में मतलब डिफरेंस क्या है? यम भी तो वही काम कर लेगा, फिर हमको आरपीएम की जरूरत क्यों है? अभी हम बोले, अब तुम बोलो। अभी तो हम वही बोले कि आरपीएम क्या काम करेगा और YAM क्या काम यस करेगा, सर। दोनों का काम सेम है। मैं क्या बोल रहा हूं, YAM का काम ये है कि ये डिपेंडेंसी को सर्च भी करेगा इंस्टॉल भी करेगा। आरपीएम खाली तुमको डिपेंडेंसी खोज के देगा, तुमको मैनुअली 50 डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो कि पॉसिबल नहीं है। यस सर। YAM को बोलना पड़ेगा कि भाई तुम इसको मेजर पैकेज का नाम बोल दो, अभी वो सर्च कर लेगा कि क्या क्या पैकेजेस उसके लिए चाहिए, उसको इंस्टॉल करेगा, देन मेजर पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है? मतलब सर हम कोई पैकेज यम से करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका डिपेंडेंसीज के साथ उसको इंस्टॉल कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, YAM भी कर लेगा यस सर, ऐसा ही तो। हाँ ऐसा ही है, बट एक यही है। सर तो फिर हम आरपीएम क्यों यूज करेंगे? तो आरपीएम में तो फिर वो तो आरपीएम और डिपेंडेंसी। YAM ऑप्शनल नहीं है, बात को समझो। आरपीएम और YAM ओल्ड, आरपीएम ओल्ड वर्जन है। तुमको पहले मैंने यस सर। सीसी में रीप पढ़ाया था, हाँ या ना? यस सर। रीप के बाद में क्या OSPF सर? क्या था तो? यस सर। तो OSPF और रीप क्या एक ही दिन में निकला? ऑप्शन तो नहीं है, नहीं सर। पहले निकला, हम लोग देखे कि इसका क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, देन उसको हम लोग बेटर बनाए रीप वर्जन 2 में, देन आगे चल के उसको बेटर बनाए IGRP में, उसको बेटर बनाए OSPF में, हाँ या ना? यस सर। आप और स्विच ऑप्शनल नहीं है। आप पहले आया था, हमको दिखा अच्छा ये प्रॉब्लम्स है हब में, चलो एक नया डिवाइस बनाते हैं, ऐसा है। तो आरपीएम पहले आया था, हमको प्रॉब्लम दिखा, देन हम लोग ने YAM डिजाइन किया। ठीक है, ऐसा है बात। ओके सर। यस सर, समझ गए। ठीक है, नाउ YAM के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। ये वाला पार्ट आरपीएम का क्लियर है? एवरीवन क्लियर विद आरपीएम, हाँ या ना? यस सर। एक बार चैट में एक वाई आ जाए तो अच्छा लगे। ठीक है, चलते हैं आगे।
Let's talk about YAM. YAM का फुल फॉर्म इज येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड है। इट इज येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड, ये है इसका फुल फॉर्म। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ YAM, येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। ठीक है, ये एक सर्वर क्लाइंट मॉडल में काम करता है। ये YAM जो है ये एक सर्वर क्लाइंट मॉडल में काम करता है, मतलब इसका एक सर्वर एंड होता है और एक क्लाइंट एंड होता है। ठीक है, ये YAM जो है ये सर्वर क्लाइंट मॉडल में काम करता है। एक को हम लोग जो सर्वर होता है, एक को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट YAM सर्वर, और जो क्लाइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं YAM क्लाइंट। ठीक है, तो किसी का डिसएडवांटेज नहीं दिखता जब तक उसका लूप ना मिले। करेक्ट है, ये सही है। अच्छा, तो YAM सर्वर एंड YAM क्लाइंट। YAM सर्वर क्या करेगा? YAM सर्वर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पैकेजेस इन ए सर्वर। ठीक है, YAM सर्वर क्या मेंटेन करता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पैकेजेस, जितने सारे पैकेजेस है उसका एक कलेक्शन मेंटेन करता है। आप बोल सकते हो इसको हम लोग बोलते हैं रिपोजिटरी। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रिपोजिटरी। रिपोजिटरी ये एक नया टर्म है जो लिनक्स में बहुत चलता है। रिपोजिटरी मतलब गोदाम जिसको बोलते हैं ना, जिसमें स्टोर रूम जिसको बोलते हैं, ये पैकेज का स्टोर रूम है जहां पे सारे के सारे पैकेजेस रहता है। YAM के अंदर सारे के सारे पैकेजेस रहता है, सर्वर के अंदर। YAM सर्वर के अंदर। YAM क्लाइंट क्या है? YAM क्लाइंट वो डिवाइस है, इट इज ए क्लाइंट सिस्टम। ठीक है, इट इज ए क्लाइंट सिस्टम which will access YAM server to install different packages। ठीक है, ये एक क्लाइंट सिस्टम है जो सर्वर को एक्सेस करेगा डिफरेंट पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए। काकू ये तो जल्दी तो बोलो ना को। ठीक है, YAM क्लाइंट का काम क्या है? इसका काम ये है, YAM क्लाइंट का काम क्या है? इसको अगर कोई भी पैकेज का जरूरत होगा तो ये सर्वर को एक्सेस करके अपना सिस्टम पे डाउनलोड करेगा। क्लियर? यस और नो? हेलो एवरीबॉडी। Yes, sir. सर्वर Yes, sir. Yes, sir. सर्वर एंड क्लाइंट। सर्वर क्या होगा? जो पैकेज को कलेक्ट करके एक जगह पे रखेगा, और क्लाइंट क्या होगा? सर्वर को उसको जब कोई पैकेज इंस्टॉल करना रहेगा वो सर्वर को एक्सेस करेगा, पैकेज को डाउनलोड करके अपना जगह पे इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, अभी YAM का जो सर्वर होता है, दिस सर्वर कैन बी 3 टाइप, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। क्लियर? YAM server is of 3 types. First is Red Hat public YAM server. Public YAM server. Red Hat का अपना YAM server है ऑनलाइन पे। Red Hat का अपना YAM server है। ठीक है, Red Hat public YAM server। इसको एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस थ्रू internet and is accessible only if system বা client system is registered to Red Hat portal। ये जो पब्लिक YAM सर्वर है, ये तुम्हारा रुमाल गिर गया। ये जो पब्लिक YAM सर्वर है, ये पब्लिक YAM सर्वर एक्सेसिबल है सबके लिए, बट कब? जब तुम अपना सिस्टम को Red Hat के साथ में रजिस्टर करोगे, जो हम लोग पहला दिन देखे थे। याद है हम लोग ने रजिस्टर कमांड चलाया था, यस सर, याद है ना? है। Yes, sir. Subscription manager.
क्या था? सब्सक्रिप्शन मैनेजर, रजिस्टर मैनेजर रजिस्टर सर। सब्सक्रिप्शन हाइफन मैनेजर स्पेस रजिस्टर। ये कमांड आपको रन करके आपका क्लाइंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रेड हैट का जो अपना YAML सर्वर है वहां से आप पैकेज को डाउनलोड कर सकते हो। करेक्ट है एवरीवन? क्लियर है? DNF रन करके सब पैकेज इंस्टॉल यस सर। फिर आपको DNF रन करके सारे के सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा। जो भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करना चाहेंगे तो आपको इंस्टॉल करना होगा। Am I clear with this? Yes or no? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आगे जाओ, आगे जाइए। हाँ sir. Next type of YAML server can be a LAN based YAML server. LAN based YAML server. LAN based YAML server. LAN based YAML server माने this server is hosted by the organization जिसमें आप काम कर रहे हो। Okay, hosted by the, this is hosted by the organization, जो भी organization में आप काम कर रहे हो, and packages are नहीं जाओ बोलेगा ना कि পুরো করে দিও স্যার ঢুকে পড়ে আগে 2 নম্বর ঝাড়ু মারলাম সবগুলো চালিয়ে চালিয়ে স্টার্টার করে দিলাম ঝাড়ু মারলাম and packages are distributed using network based services like कौन सा पैक सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो? You can use FTP, you can use HTTP। আমি দুটো সার্ভারই বানিয়ে দেখাবো, HTTP and FTP। इसको यूज करके हाँ टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको यूज करके आप लैन बेस्ड कर सकते हो। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, client system is not needed to register to Red Hat portal। ठीक है, क्लाइंट सिस्टम को Red Hat पोर्टल में रजिस्टर करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, Am I clear everybody? ये आपका लोकल सिस्टम पे रहेगा। दिस विल बी देयर इन योर लोकल सिस्टम। ये आपका लोकल सिस्टम पे रहेगा। ठीक है, Am I clear? All? Hello everybody? ये सेकेंड टाइप का YAML सर्वर आपको क्लियर है? ये आपका Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेगा। ठीक है, आगे जाओ। थर्ड इज a decentralized server। decentralized server ये क्या है? It is installed on the local client system for a temporary purpose and real time पे it is not used। ये वाला जो तरीका है it is real time पे यूज नहीं होता, ध्यान रखना। it is not used in real time, ये रियल टाइम पे यूज नहीं होता है। रियल टाइम पे सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो ये लैन बेस्ड जो है। ठीक है, ये लैन बेस्ड जो याम है इसी को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। Am I clear everybody? हाँ या ना? Yes, sir. बाकी ना सवाई और इसका तो ये YAML सर्वर हो गया। Yes, sir. ये आपका एक YAML सर्वर का टेक्नोलॉजी हो गया एंड ये वाला डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। YAML सर्वर आपने बना लिया 3 टाइप से ना। अभी सर्वर तो बन गया, माने दुकान खुल गया। अभी दुकानदार के पास जाना पड़ेगा, तो दुकानदार के पास कौन जाएगा? क्लाइंट जाएगा। क्लाइंट की तरफ से कौन जाएगा? यहां भी एक छोटा सा कहानी है। ऐसा है कि ये जो YAML सर्वर YAML का जो क्लाइंट होगा, ये YAML क्लाइंट जब भी कोई भी पैकेजेस को इंस्टॉल करना चाहेगा, सोचो when the client
wants to install any package, it runs a command in the shell. अब शेल में एक कमांड चलाते हो कि भाई मुझे ये पैकेज चाहिए. So what happens? Then a file called .repo, a file जिसका एक्सटेंशन है .repo, becomes active and searches for a server from which it will install the, from which it will download and install, from which it will download and install the required packages. तो क्लाइंट की तरफ से .repo करके एक फाइल रहेगा जो एक्टिव हो जाएगा और क्या करेगा और सर्वर को एक्सेस करेगा. तो क्लाइंट एक्सेस करेगा नहीं, क्लाइंट के तरफ से एक जन रहेगा जिसका नाम है .repo, वो फाइल क्या करेगा, ये काम करेगा. क्लाइंट से डॉट रिक्वेस्ट, रेपो रिपोजिटरी को एक्सेस करेगा ना सर? हाँ, डॉट रेपो रिपोजिटरी को एक्सेस करेगा सर्वर का. .repo ये तुम्हारा जो ऑनलाइन या ऑफलाइन या डिसेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है, इसको एक्सेस करने के लिए आप इस .repo फाइल का इस्तेमाल करेंगे. यस और नो? क्लियर है? यस सर. ये वाला चैप्टर में अभी हम लोग ये .repo फाइल along with ये सर्वर्स को बनाना सीखेंगे. Am I clear everybody? हाँ या ना? अब बताओ मुझे, हम लोग क्लियर हैं? Yes. सब लोग क्लियर हैं? Yes, sir. Let me just copy this to your doc. आपका डॉक में मैं ये वाला जो हमने डिस्कस किया इसको कॉपी कर देते हैं. ठीक है, ये YAML का पूरा डिटेल्स मैंने इधर पे लिख दिया है. आप अगर कभी चाहो तो इसको एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, तो हम लोग अभी एक YAML बनाएंगे. अच्छा, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर. अजय, तुम्हारा मम्मी पापा कहाँ पे रहते हैं? मेरे मतलब तुम उन्हीं लोग के साथ रहते हो ना? हाँ, अच्छा, कहीं नहीं. हाँ? निकलते नहीं हूँ, इधर आपका वर्क फ्रॉम होम है. अच्छा, ठीक है. क्या करते हैं पापा तुम्हारे? अभी प्लम्बर है. अच्छा, 29 को थोड़ा मम्मी या पापा को थोड़ा खाली रहने बोलना. नहीं आ रहा. ठीक है, हम बोल देंगे कितने बजे आना है. इज इट क्लियर टू ऑल? समझे सब लोग? हाँ या ना? थोड़ा कैमरा ऑन करना सब लोग जरा एक बार, फिर हम लोग इसका सर्वर का प्रैक्टिकल देखते हैं. एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा वंस. सब लोग अपना अपना एक बार कैमरा ऑन करो, जरा देख ले क्या है सब लोग. बैनर्जी दा, सहवाज, अनस पूरा अंधेरा में है. तो राकेश सोने तो नहीं रहा? अंबिकता घूम पाच्छे? ना सर. ना ना सर. तस्नीम, साधना ठीक है, मुन्ना को दिख गया, ज्योति, अरे সাপুই ভাই বোনেরা কই? এই তো দেখা যাচ্ছে শর্মিষ্ঠাকে. পিঙ্কি ঠিক আছে, ज्योति को देख लिए हैं. रीप अनम्यूट करो बाबा. কি কোথায়? रीप, সাগর, সোহম পাল, আরে ঐন্দিলা ম্যাডাম কেমন আছেন? নমস্কার আপনাকে. ভালো আছেন? আপনি মাইক মিউট করে ভালো আছেন জিজ্ঞেস করলে কি করে উত্তর দিই বলুন? ভালো স্যার. হ্যাঁ ভালো তো. আচ্ছা, নমস্কার সবাইকে. সোহম পাল একটু আনমিউট করো বাবা. এই তো. यस सर. নিতা কেমন আছো? কৌশিক, দীপান্বিতা, স্যার ভালো আছি. হ্যাঁ কৌশিক, দীপান্বিতা কোথায়? निशांत कहाँ हो भाई? यस सर. अरे थोड़ा मुंह दिखाओ यार, क्या ही तुम
बाकी लोग सब कैमरा ऑन कर रहे हैं, अपना अपना झटापट कैमरा ऑन करो फटाक से एकदम जल्दी से, उतना टाइम थोड़ी है, 40 मिनट है, याम सर्वर बनाना है कि मजाक हलवा थोड़ी है, जल्दी करना है। ये रहा, दिख गया दिख गया दिख गया, बस ठीक है। Thank ना क्या छुप जाते हो, काट लेंगे क्या तुमको? बाकी अरे चक्रवर्ती मैडम नमस्कार, আপনাকে দেখতেই পাইনি। আরে কোলন নাকি? বাহ বাহ, বাবা হঠাৎ কি ব্যাপার, পথ ভুলে এলে নাকি গো? তো না সকালে না স্যার, শরীর খারাপ ছিল স্যার। এসো আমার কাছে, তুমি মারধর খাচ্ছ না বলে জায়গায় আসছো না ঠিক, তুমি না এসো। স্যার, ওটার জন্য না স্যার, শরীর খারাপ ছিল স্যার অনেকদিন ধরে। কি হয়েছে শরীরে? কেন স্যার, জ্বর জ্বর ছিল স্যার। আজকে আজকে রাস্তায় বেরিয়ে 1 গ্লাস নর্দমা জল খেয়ে নাও, দেখো শরীর একদম দৌড়তে শুরু করবে। 2-4টে বিক্রিয়া শরীরের ভিতর না হলে শান্তি হচ্ছে না তোমার। এই বেশি ডিস্টিল ওয়াটার খাচ্ছে বলেই এমনটা হচ্ছে। এরকম কিছুই না 1 স্যার। গ্লাস ভালো নর্দমার জল খেয়ে নাও, দেখো শরীর একদম দূর স্যার, কি সব বলছেন, কি সব বলছেন? না না। আর তুমি এই তুমি একটা বড় ডাক্তারকে ডেকে জিজ্ঞেস করো যে আমার স্যার এটা বলেছে যে 1 গ্লাস নর্দমার জল সব শরীর ঠিক করে দেয়। তোমার জল নাকি স্যার? একদম হাই থেকে কি তুলতে সব হবে, বলছেন ক্লাস, স্যার? বুঝলে? জিজ্ঞেস করো না, বিশ্বাস না হলে কোনো ডাক্তারকে, তুমি একই মাছি थोड़ी समस्या है। चलो देखो, छोटा गाना जिसको बोलते हैं। हाँ चलो, हम लोग पहले आज FTP बेस्ड याम सर्वर बना के देखेंगे। तो दिस विल बी आवर टोपोलॉजी। मेरा एक बेसिक नेटवर्क रहेगा, ये मेरा नेटवर्क स्विच है, ठीक है, इसके थ्रू ये कनेक्टेड रहेगा और इसके थ्रू ये कनेक्टेड रहेगा। तो ये सिस्टम का नाम है मेरा सर्वर 1.example.com। हम लोग को आईपी एड्रेस भी सेट करना सीखे थे पिछला दिन, इसका आईपी एड्रेस दे देंगे 192.168.10.1। ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा YAM सर्वर यूजिंग कौन सा सर्विस, FTP सर्विस। YAM सर्वर FTP के थ्रू बन जाएगा। और ये मेरा कौन बनेगा, इसका नाम रहेगा client1.example.com। इसका आईपी एड्रेस रहेगा 192.168.10.2 एंड ये मेरा क्या क्या बन जाएगा, FTP बेस्ड YAM क्लाइंट। Am I clear? सर ये हाँ, आईपी एड्रेस यही रहेगा, हाँ? चेंज ये आईपी एड्रेस यही रहेगा? तो तुमको और कुछ देने का मन कर रहा है? नहीं नहीं सर, यही यही। देने का मन कर रहा है तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मर्जी, लैन का नेटवर्क तुम्हारे हाथ में है ना, तुम जो मन चाहे आईपी दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फेवरेट रेंज है ये, इसलिए मैं देता हूँ इसको। मैं 192.168.10. ही पूरा शुरू से अंत तक यही देता हूँ। तुमको अगर अलग रेंज देना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो मर्जी, बट यूज प्राइवेट आईपी एड्रेस, बिकॉज लैन में है। फिजूल का आईपी 11-12 देने का कोई मतलब नहीं है, वो पब्लिक आईपी है, ठीक है। 10 दो, 172.16 दो, 192.168 रेंज का कोई भी दो, पब्लिक आईपी यूज नहीं करो, यूज प्राइवेट आईपी, जो कि लॉजिक बनता है जिसका उसी का करो। 11, 12, 13, 14 आईपी यूज मत करो, तो पब्लिक आईपी है ना, रियल टाइम पे जिंदगी में यूज करने नहीं मिलेगा। इसलिए 10 का रेंज का आईपी यूज करो, 10.0.0.1, 10.0.0.2, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट क्लियर है? यस। चलते हैं, करते हैं। तो ये मेरा पहला सर्वर है, ये वाला, और ये मेरा YAM क्लाइंट है, ठीक है। ये मेरा YAM सर्वर है और ये मेरा YAM क्लाइंट है, ऑलराइट। चलो, इसको पहले आईपी एड्रेस सेट किया जाए, इसका नाम बदल देते हैं, रीनेम करने का ऑप्शन है, देखो तो कहीं दिख रहा है? सेटिंग में मिलेगा सर, ना कहाँ मिलेगा? सेटिंग में जाके सर रीनेम का ऑप्शन
कुछ भी नहीं दिख रहा है आजकल। यहीं पे तो था, कोई बात नहीं। ऊपर वाला सर्वर को हम लोग सर्वर बनाएंगे, नीचे वाले को क्लाइंट बना लेंगे। ऑलराइट, ध्यान से देखना। अच्छा देखो, तो ये मेरा सिस्टम है पहला वाला। तो पहला नाम, पहला काम ये, अच्छा मैं एक ना स्टेप लिख के चलता हूँ। तो स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर यम सर्वर, हम लोग यम सर्वर बनाना देखेंगे। स्टेप नंबर 1, सेटअप आईपी एड्रेस। कौन सा पार्ट में कर रहे हैं? ये सर्वर 1 पे कर रहे हैं, server1.example.com। ये मेरा पहला सिस्टम है, इसमें अंदर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, सेट होस्ट नेम। होस्ट नेम सेट करो पहले। होस्ट नेम क्या सेट करना है? server1.example.com, ये आपको होस्ट नेम सेट करना है। क्लियर है? तो कैसे सेट करना है? वेरी सिंपल ऑप्शन है हमारे पास, कमांड इस nmtui। इसके अंदर देखो सेट होस्ट नेम ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नाम खाली बदल के server1 कर देना है। ठीक है, ओके ओके, सेट हो गया। क्विट हो गया ना? एक बार लॉग आउट कर लो, देन एक बार लॉग इन कर लो। देखो server1 हो गया ना। नेक्स्ट क्या है काम? सेट आईपी एड्रेस। कौन सा आईपी सेट करना है? 192.168.10.1/24, ये आईपी एड्रेस सेट करना है आपको। ठीक है, ये करना हम लोग पिछले दिन देखे थे कैसे करना है। NMTUI में जाकर बिल्कुल, nmtui, एडिट ए कनेक्शन, एडिट IPv4, इसको मैनुअल कर देंगे, देन शो, देन एड्रेस क्या था? 192.168.10.1/24। गेटवे में 192.168.10.100 डाल देते हैं, DNS सर्वर 8.8.8.8। हो गया। देन क्या लिखेंगे? nmcli on up enp0s3। कनेक्शन अपडेट हो गया। एक बार चेक कर लो, IP 192.168.10.1 ले चुका है। कैन यू सी दिस? देख लो भाई, ये रहा। सर हाँ सर बोलो। हाँ बोल रहे सर, ये नेटवर्क कनेक्टिविटी करने के लिए जो आपने NMCLI किया है ये तो ओरेकल में रहेगा और VM में 160 हो जाएगा ना? DNS ENPS 160। 160 हो जाएगा। अच्छा तुम VMware में जब करोगे ना, किसी में भी करो, तुम ना पहले देख लो कि उसका एडेप्टर का नाम क्या है। जैसे क्या, कौन सा कमांड से देखते हैं हम लोग एडेप्टर का नाम? क्या कमांड लिखते हैं बोलो? इस nmcli शो। NMCLI EN yes कौन nmcli कौन शो टू चेक, एंड उसको ऑनलाइन करने के लिए nmcli कौन अप। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है आपका लैंड अच्छा कार्ड का नाम ENP0S3, है कि नहीं? एकदम ब्राइट ग्रीन कलर के हाँ पित्ते के। हाँ बस ये काम हो गया। तो आईपी एड्रेस आपने सेटअप कर लिया, बहुत अच्छे। NMTUI में भी दिखा रहा है सर नेटवर्क एडेप्टर। हाँ, कनेक्ट डीवीडी ऑफ रेल लाइन का डीवीडी कनेक्ट कर लो। ठीक है,
रेल लाइन का डीवीडी कनेक्ट कर लो। कैसे करना है कनेक्ट, मैं दिखाया पहले। डिवाइस ऑप्टिकल ड्राइव कनेक्टेड ही है। अभी स्टेप 4 माउंट द डीवीडी टू स्लैश एमएनटी में भी करो, एमएनटी में ही करो। आप चाहो तो मीडिया में भी कर सकते हो, एमएनटी में भी कर सकते हो, आपका मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। माउंट द डीवीडी टू स्लैश एमएनटी। क्या कमांड यूज होगा ये काम करने के लिए? माउंट डेव SR0 स्लैश मीडिया, सॉरी एमएनटी। ऑलरेडी माउंटेड बोल रहे हैं, तो मेरा ये वाला काम हो गया। इसको ना अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसका जो एडाप्टर है ना, सेटिंग्स में जाके ना इसको लैन एडाप्टर में चेंज कर लेते हैं। ये होस्ट ओनली है ना, इसको ना इंटरनल एडाप्टर में ले लो, इंटरनल नेटवर्क। लैन 01 करके एक नेटवर्क बना लेना, बना के इसमें रखना, तो ये एकदम प्राइवेट रहेगा। एक बार आईपी चेक कर लो। हाँ, 10.1 স্যার এটা ডিএনএ যদি করি তাহলে ল্যানে ফেলে দেবো শুধু। है, खाली लैन सेगमेंट फेले देवे। ये वाला हो गया। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो काम आपको करना है दैट इज टू इंस्टॉल एफटीपी पैकेज। आपको नेक्स्ट क्या करना है? एफटीपी पैकेज को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल एफटीपी। नेट करके रखना है ना, VMware पे कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ करने नहीं, एक बार में नेट कर लो, क्योंकि ऑटोमेटिक आईपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, इसलिए कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉल एफटीपी पैकेज কিভাবে করব? इंस्टॉल एफटीपी पैकेजটা ना, डीएनएफ सर्वर तो कहाँ है अभी? तुम तो डीएनएफ सर्वर बना रहे हो, ठीक है? तो पहले आरपीएम माइनस IVH, क्या कमांड? स्लैश, किसमें माउंट की हो डीवीडी को? एमएनटी में। एमएनटी के अंदर क्या रहता है? अपस्ट्रीम, उसके अंदर पैकेजेस, देन VS FTPD। हो गया? एफटीपी पैकेज इंस्टॉल हो गया। तो एफटीपी पैकेज इंस्टॉल कैसे होगा? इंस्टॉल एफटीपी पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है? RPM माइनस IVH स्लैश MNT अपस्ट्रीम, देन पैकेजेस, देन VS FTPD। देखिए, एक टैब प्रेस कर देना, आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हो गया। जॉब नंबर 6 या स्टेप नंबर 6 क्या करना है? ये करना है कि आपका पैकेज तो इंस्टॉल हो गया एफटीपी। नाउ जैसे ही एफटीपी पैकेज इंस्टॉल होता है, सिस्टम के अंदर में एफटीपी के लिए एक स्टोरेज बन जाता है। तो यहां पे स्टेप 6 ना लिख के एक नोट बोल के लिखो। नोट, when we install FTP package, system allocates a default location for the service। कौन सा लोकेशन है? The location is /var FTP pub। ठीक है, ये लोकेशन ऑलरेडी सिस्टम आपको एलोकेट कर देता है। कहां पे? भार के अंदर, एफटीपी के अंदर पब। हम लोग जब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे तब मैंने आप लोग को बोला था कि भार एक ऐसा लोकेशन है जो नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज को होस्ट करने का काम पे लगता है। ठीक है, चलो हो गया। नाउ स्टेप 6, क्रिएट ए फोल्डर इनसाइड var FTP pub। var FTP pub के अंदर में एक फोल्डर क्रिएट करो। कहाँ है मेरा var FTP pub? चलते हैं, तो कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं? mkdir, के अंदर रहता है ना सर? हाँ, var
FTP पब, इसके अंदर में से मैंने बोला पैकेज का नाम डेटा स्टोर कर लेते हैं, डेटा स्टोर करके एक फोल्डर बना लेते हैं। इसके अंदर में डीवीडी से सारे के सारे पैकेज को उठा के डेटा स्टोर के अंदर में स्टोर कर लो। क्या है, क्या करना है, डीवीडी के अंदर से सारा पैकेज उठा के इस फोल्डर के अंदर में स्टोर कर लेना है। तो कॉपी ऑल पैकेजेस फ्रॉम डीवीडी टू द फोल्डर created inside var ftp pub। तो क्या नाम था हम लोग का डेटा स्टोर, क्या लिखेंगे, cp स्पेस -rb mnt स्लैश स्टार माने ऑल स्पेस, कहां पे लेके जाना है, var ftp pub के अंदर डेटा स्टोर। ये सारा पैकेजेस कॉपी हो रहा है। HTTP सर्वर और लोकल YAML सर्वर मैं कल दिखा दूंगा, ठीक है। ये वाला आज टाइम लगेगा 15-20 मिनट और। इतना ही पैकेज है सर। 1300 कुछ पैकेज होगा। हो गया, पैकेजिंग सारा कॉपी हो गया। अभी क्या करना है, स्टेप 2, स्टेप नेक्स्ट,
allow anonymous access to FTP. allow anonymous access to FTP, क्योंकि क्लाइंट जब इसको एक्सेस करेगा तब यूजर नेम पासवर्ड नहीं देगा, इसके लिए बिना यूजर नेम पासवर्ड वाला एक्सेस को अलाउ करना होगा। ठीक है, एनोनिमस एक्सेस का मतलब होता है मीन, नहीं समझ में आया, धीरे धीरे बोलो। স্যার এটা কেন করতে হবে স্যার? কারণ আমি যখনই এফটিপি ক্লায়েন্ট এফটিপি সার্ভারকে অ্যাক্সেস করবে তো ইউজার নেম পাসওয়ার্ড লাগবে, বাট আমি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড বেসড অ্যাক্সেস চাই না, তখন অ্যানোনিমাস অ্যাক্সেসটা এনেবল করতে হয়। মিন্স when the client will access the server through FTP, no username password will be asked, कोई भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। तो ये काम कैसे करना है? FTP का एक फाइल है दैट इज VIM खुल रहा है क्या इसमें? VIM etc vsftpd vsftpd.conf, ये फाइल है। खुलचे एकदम पहले ही लाइन में देखो, ये देखो एनोनिमस एनेबल दिख रहा है, यानी उसी एनोनिमस एनेबल, इसी को आई प्रेस करके नो है मेक इट यस, बस सेव करके बाहर निकलो, निकल गए। अभी एफटीपी सर्विस को रिस्टार्ट करो, systemctl रिस्टार्ट vsftpd, systemctl enable vsftpd, हो गया। सर्विस का स्टेटस चेक करो, systemctl स्टेटस vsftpd एक्टिव है, सर्वर एंड पे और कुछ नहीं करना है, डन कंप्लीट, सर्वर एंड इज डन। हम लोग लिख रहे थे 9 नंबर में क्या करना है, रिस्टार्ट द एफटीपी सर्विस, 10 नंबर में एनेबल द एफटीपी सर्विस। ये हो गया सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स मूव टू द क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन। चले सर्वर क्लाइंट 1 है ना, क्लाइंट 1.example.com पे अभी क्या करना है, ये मेरा क्लाइंट सिस्टम है। नंबर 1 सेट होस्ट नेम, नंबर 2 सेट आईपी एड्रेस, कौन सा आईपी एड्रेस देना है, 192.168.10.2। टर्न ऑफ फायरवॉल, टर्न ऑफ फायरवॉल डी एंड टर्न ऑफ एंड डिसेबल एसी लिनक्स। ये एक लिनक्स का फायरवॉल है, इसको दोनों को ऑफ करना है। तो ये चारों काम पहले आपको क्लाइंट सिस्टम पे करना। तो क्लाइंट सिस्टम कौन सा है, ये वाला, इसको ऑन करते हैं। ये क्लाइंट सिस्टम को ऑन कर लेते हैं। স্যার हम्म স্যার প্রচন্ড মানে বৃষ্টিতে নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়ে গেছিল, ওই জন্য স্যার লিভ হয়ে গেছিলাম। হ্যাঁ স্যার। এটা আমার 2 नंबर सिस्टम, इसको हम लोग नेटवर्क में कनेक्ट कर लिया जाए। पहले मशीन नेटवर्क, इट इज इंटरनल नेटवर्क में जाएगा, LAN 1 में ही रहेगा, और एडवांसेस अलाउ ऑल कर देंगे। हो गया हम लोग का ये कनेक्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, होस्ट नेम चेंज करना है। सेट होस्ट नेम, क्या नाम है इसका, क्लाइंट 1 है ना, क्लाइंट 1। ओके क्विट, स्टेप 1 डन। नेक्स्ट आईपी एड्रेस सेट करना है, nmty एडिट ऑटोमेटिक से मैनुअल शो 192.168.10.2/24 गेटवे 10.100 डीएनएस में 8.8.8.8। क्विट,
NMCLI कॉन्सो ENP0S3 है ऑरेंज कलर में, माने डेक्टिवेटेड नहीं है। NMCLI कॉन अप ENP अब हो गया। एक बार अभी चेक कर लो, ग्रीन हो गया ना। एक बार कनेक्टिविटी चेक करो सर्वर 1 के साथ, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो पहले, तो होस्ट नेम एक्टिवेट हो जाएगा। रूट देखो क्लाइंट 1 आ गया ना। अभी एक बार कनेक्टिविटी चेक करो, पिंग 192.168.10.1 आराम से पिंग ले रहा है। अभी क्या है, फायरवॉल ऑफ करना है, क्या कमांड था, systemctl stop firewall d, then systemctl disable firewall d, बंद हो गया। एक बार चेक कर लेंगे स्टेटस, systemctl status firewall d, कुछ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट SE Linux को मैनेज करना है, चेक करना है कैसे, गेट एनफोर्स, एनफोर्सिंग है, इसको डिसेबल करना है, कैसे करेंगे, vim etc sysconfig then SE Linux EI से खुलेगा। SE Linux देखो एनफोर्सिंग मोड में है ना, इसको आप क्या लिखो, मेक इट डिसेबल्ड। सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करो, नहीं तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। मिनिमल इंस्टॉल करने का ये फायदा, फटाफट रिस्टार्ट होता है। ग्राफिकल में क्या है, घूमता रहता है पूरा। স্যার আমাদের টেক প্রোর কিছু রেজাল্ট এসেছে? না এখনো তো না, কালকে পর্যন্ত না, আজকে আর দেখিনি এখনো। মেল আসলে সার্ভিসার বলবেন, চিন্তা নেই। रुको बोलना, अभी एक बार गेट एनफोर्स करके देख लो, फायरवॉल आपका SE Linux ऑफ हो गया, दिस इज डिसेबल्ड। अभी क्या करना है, ये तो चारों काम हमने कर लिया। ठीक है ना। स्टेप 5, कॉन्फ़िगर, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर द रेपो फाइल, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर द रेपो फाइल, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर द रेपो फाइल। ठीक है ना। अभी रिपोजिटरी फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट ध्यान से देखना है। ये फाइल को आपको बनाना है फिर से, अभी ये वाला फाइल को करे। देखो कौन सा लोकेशन पे वो फाइल रहता है, ETC के अंदर में yum.repos.d करके एक फोल्डर रहता है, उसके अंदर रहता है। चलते हैं पहले, cd etc yum.repos.d ls करो। देखो redat.repo, ये फाइल क्या करता है, ये सिस्टम को अगर रजिस्टर्ड है तो ये वाला रेपो एक्टिवेटेड रहता है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो हमको अपना रेपो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, vi सपोज लोकल डॉट रेपो, आप कुछ भी नाम दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डॉट रेपो देना होगा। आगे इसके अंदर आई प्रेस कर दिए, अभी यहाँ पे ऐसे लिखो, नाम दो कुछ भी एक, सपोज एप स्ट्रीम नेम इक्वल टू एप स्ट्रीम रेपो। इंपॉर्टेंट चीज दिस थर्ड लाइन, बेस URL इक्वल टू ftp:// आईपी एड्रेस देना है सर्वर का 192.168.10.1, उसके अंदर में पब के अंदर में डेटा स्टोर के अंदर में एक फोल्डर है दैट इज एप स्ट्रीम। ध्यान से देखो, ऐप का A कैपिटल, स्ट्रीम का S कैपिटल, enabled इक्वल टू 1 एंड GPG चेक माने डिपेंडेंसी चेक करेगा कि नहीं। हाँ, देन इट इज बेस OS, नेम दे दो एक बेस OS रेपो, then base URL is ftp://192.168.10.1/datastore/base OS का B कैपिटल और OS दोनों ही कैपिटल।
enabled equal to 1, GPG check equal to 0। हो गया, सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, डोंट वरी, बन गया मेरा। अभी यम को रिफ्रेश करना होगा, कैसे करेंगे? यम क्लीन ऑल, तो ये सर आरपीएम में ये कनेक्ट हो गए सर्वर के साथ, हाँ जो मतलब पैकेज चाहिए वो आराम से डाउनलोड कर पाए। दिखा देंगे करके। अभी पहले तो भीम इंस्टॉल करेंगे, भीम इंस्टॉल करना सबसे जरूरी है ना, कलर ही नहीं दिख रहा है। सो नेक्स्ट लिखेंगे yum अपडेट। बोल रहा है सिस्टम रजिस्टर्ड है, अभी रजिस्टर हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें आउटपुट नहीं आया तो हम लोग सिस्टम को रजिस्टर, आप लोग जब करोगे ना सिस्टम को रजिस्टर मत करना, ये वाला प्रैक्टिकल रजिस्टर्ड सिस्टम पे नहीं होगा, जस्ट इंस्टॉल करना, रजिस्टर मत करना। और अगर किसी का सिस्टम रजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर कर लो, तो कमांड विल बी सब्सक्रिप्शन मैनेजर अनरजिस्टर। इसके लिए सर 2 सिस्टम चाहिए। नेटवर्क एरर बोल रहा है, एक मिनट है, मैं जस्ट क्लाइंट को एक बार इंटरनेट में कनेक्ट कर लेता हूं। NMTUI एडिट automatic पर अभी पहले इसको सेटिंग्स में जाके, ये मेरा सिस्टम पे ये प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैंने इसको पहले रजिस्टर करके रखा था, दैट्स वाई। मैं लिख रहा हूँ NMCLI कॉमन आप ENP0S3 IP स्पेस ए। अभी लिखेंगे सब्सक्रिप्शन मैनेजर अनरजिस्टर, हो गया रजिस्टर्ड। अभी एक बार चेक कर लेंगे सब्सक्रिप्शन मैनेजर लिस्ट, ये अननोन बोल रहा है, मतलब ये नहीं पहचानता। चलो अभी अब उसको फिर से अपना नेटवर्क में लेके आते हैं, सेटिंग्स, नेटवर्क, इंटरनल, ओके, NMTUI एडिट ऑटोमेटिक से मैनुअल शो एड्रेस 192.168.10.2/24 गेटवे 192.168.10.100 DNS 8.8.8.8। NMCLI कॉन अप ENP0S3 हो गया, देन IPA हो गया चेक। एक बार देखते हैं इंस्टॉल करके, yum अपडेट बोल रहा है इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ये इसलिए एक्सेस नहीं कर पा रहा है ये बिकॉज पहला सिस्टम का शायद FTP ऑन, फायरवॉल ऑन है। सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल, हाँ सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल डी, सिस्टम CTL डिसेबल फायरवॉल, गेट एनफोर्स कर लेते हैं, गेट एनफोर्स, वाह। अभी एक बार देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम लोग इसको एसडीएनएस को ऑफ करेंगे। हाँ हो गया, ठीक है, कंप्लीट दिखा रहा है। अभी आप लिखो yum
इंस्टॉल। अच्छा पहले देख लो मैं इंटरनेट से एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं। इंटरनेट नहीं है, 8.8.8.8 को पिंग नहीं जा रहा है, मतलब इंटरनेट नहीं है। अभी अपना लोकल यम सर्वर काम करेगा। देखो यम इंस्टॉल vim स्टार -y, आपका लैन बेस्ड FTP बेस्ड यम सर्वर काम कर रहा है। तो दिस इज द स्टेप्स। मैं स्टेप्स आपका डॉक में पेस्ट कर दूंगा, आप उसको एक क्लिक करो, करके हमको बताओ, ठीक है। कल हम लोग HTTP का यम सर्वर बना के देखेंगे और लोकल यम सर्वर बना के देखेंगे, जो कि मेरा एक सिस्टम पे डिसेंट्रलाइज्ड हाल में रहेगा। ओके सर अटेंडेंस दे दीजिए सर। किसका? राकेश कुमार सर 350। सर लास्ट क्लास भी नहीं हुआ है सर। ठीक है, इससे पहले भी किए हुए हैं सर सब क्लास। ठीक है, देखते हैं। ये वाला बात हमको देखना पड़ेगा, फिर हम मानेंगे। देखेंगे तुम ज्वाइन किया है तो जरूर देंगे, क्यों नहीं। हम देखने का ऑप्शन है मेरे पास काफी। ओके सर, चलो ठीक है। मिलते हैं कल, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा कुछ देर में। স্যার আমার অ্যাটেন্ডেন্সটাও দিয়ে দিন। আমি কি করবে অ্যাটেন্ডেন্স দিন, তুমি মাঝে মাঝে আসো। বলুন বাবু, ওটা অ্যাবসেন্ট আছে জানো তোমার? গ্রুপে পাঠাবো অ্যাটেন্ডেন্সটা তোমার এই মাসে, দাঁড়াও না, দেখাচ্ছি তোমার মজা। চলো রাখছি আজকে আমরা এই পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম, বাই বাই।